रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 6 रशिया सेंट पीटर्सबर्ग गोल्डन पैलेस होटल। माहिर अथर्व को लेकर मास्को से निकलकर सेंट पीटर्सबर्ग सिटी आ गया और वे दोनों एक होटल में गोल्डन पैलेस में स्टे किया क्योंकि सुबह होते ही वह यहाँ से इटली के लिए रवाना हो जाएंगे और अभी भी तेजा और एंटोनियो आए हुए नहीं थे, जिसके चलते वे दोनों अभी इटली के लिए नहीं निकल सकते। सुबह होते ही प्राइवेट जेट से वे लोग इटली रवाना हो जाएंगे। गोल्डन पैलेस होटल 8 फ्लोर पर रूम नंबर 1202-1203 रूम नंबर बुक कर लिया था। पहले तो वे दोनों एक ही कमरे में बैठे थे, उसके बाद माहिर अथर्व को गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। उसको इस तरह देखता देख अथर्व ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अथर्व को इतनी लाइटली बोलता देख माहिर भड़कते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अथर्व को भी पता था कि माहिर इस वक्त काफ़ी गुस्से में है, इसलिए उसके साथ शांति से पेश आया। अथर्व ने वाइन का बोतल 2 ग्लास में निकालते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था। इतना सुन माहिर अथर्व के तरफ गुस्से भरी लाल आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हारी इन्हीं झूठ की वजह से पता है आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। तुम्हारी जान जाते जाते बच गई और आज तुम्हारी जान चली गई होती अगर मैं सही वक्त पर नहीं आया होता तो। वाइन का ग्लास माहिर की तरफ बढ़ाते हुए अथर्व शांत आवाज़ में कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा था और मैं जब तक उन लोगों से बदला नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। आई होप कि तुम मुझे समझ सकते हो। माहिर ने अथर्व के हाथ से वाइन का ग्लास नहीं लिया बल्कि उठकर दूसरी तरफ सोफे पर बैठ गया, क्योंकि उसे अथर्व का झूठ बोलना, अपनी ज़िंदगी खतरे में डालना उसे बुरा लग रहा था। और यह बात अथर्व को भी पता है कि माहिर उसके लिए बहुत फिक्रमंद है। वह इंडिया में बैठे ही मेरी सब खबर रख रहा है। अथर्व भी मानने वाला नहीं था। वह हाथ में दोनों वाइन का ग्लास लेकर माहिर के सामने आया और टेबल पर रख माहिर को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाया है और इस बात पर हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, या हमने अपना बदला पूरा किया इसका भी जश्न नहीं मनाना चाहिए। इतना बोलकर अथर्व ने अपने बैक साइड से एक पेपर निकाला और माहिर को दिखाई। यह देखते माहिर की आंखों में चमक आ गया और वह खुश होते अथर्व के गले लिपट गया। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुबई का जो उनका बिजनेस है वह 80% शेयर वापस उन्हें मिल गया। साथ ही साथ में और भी प्रोजेक्ट उनके साथ अटैच, उनके साथ वह सब उन्हें मिल गया, क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज है। इस बात पर दोनों ने खुशी मनाते हुए ड्रिंक करने लगे, क्योंकि यह खुशी उन दोनों के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी था, जो अथर्व ने करके दिखाया। पर उसके झूठ बोलने की वजह से कहीं ना कहीं माहिर उससे नाराज़ था। उसे अपने दोस्त के लिए फिक्र था, कहीं इन सब में उसकी जान चली जाती तो, जिस वजह से वह थोड़ा उसे उखड़ा उखड़ा होने लगा। पर अथर्व ने उसे जल्द से मना लिया, क्योंकि वह जानता है कि माहिर एक बार नाराज़ हो गया तो जल्दी मानता नहीं है, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वह दोनों इस वक्त कमरे में ही खाना खाने के साथ ड्रिंक भी करने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तेजा का कॉल आ गया था कि वे लोग भी इसी होटल में आ रहे हैं। इस बात पर उन दोनों ने और भी जश्न मनाने लगे। देर रात 3:50। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वे दोनों को नशा चढ़ गया था। अथर्व अपने मोबाइल में अभी तक के जो भी उसने डिटेल्स कलेक्ट किया था वह माहिर को दिखा रहा था, और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थे जो काया और उसके बाप का था, उसने अपने मोबाइल में सेव करके रखा था। वह ये सब माहिर को दिखा ही रहा था कि इस बीच में उसे शगुन से बात किया हुआ रिकॉर्डिंग भी प्ले हो गया। शगुन की आवाज़ सुनते ही माहिर अथर्व की तरफ देखने लगा। माहिर को अपनी तरफ देखता देख अथर्व ने धीमी आवाज़ में बोला, यह लड़की का कॉल गलती से मुझे लग गया था और इसका रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए किया, मुझे लगा था कि उस टाइम काया ही कोई चाल चल रही है, बट इंक्वायरी करने से पता चला कि उसे मिस्टेक से मुझे कॉल लग गया था। माहिर अपनी नींद भरी आवाज़ में कहा, तो तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों दे रहे हो? ऐसी गलतियां हो जाती है, एक दूसरे को कॉल गलती से लग जाता है। इनफैक्ट बहुत लोगों से गलती से कॉल लग जाते हैं।
2 मिनट रुकने के बाद माहिर वापस बोला, पर एक बात समझ में नहीं आ रहा। मुझे यह रिकॉर्डिंग तो बहुत पुरानी लग रही है, पर तुमने इसे संभाल कर रखा है क्यों? तुम्हारे किस काम का? माहिर के सवालों का जवाब अथर्व ने दिया नहीं, बल्कि वह शगुन के ख्यालों में डूब गया। कहने को रिकॉर्डिंग तो उसके मोबाइल में था। उसने यह रिकॉर्डिंग कई दफ़ा सुन चुका है और कुछ महीनों के बाद जैसे उसने आज सुना, वह अचानक से इमेजिन करने लगा कि यह लड़की दिखने में कैसी होगी। थोड़ी देर के बाद माहिर अथर्व के रूम से निकलकर अपने रूम 1202 में चला गया। उसके जाने के बाद अथर्व ने वापस वह रिकॉर्डिंग 2 बार सुना। सुनते ही वह खुद से कहा, कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। अथर्व सोफे से उठ गया और बेड पर धड़ाम से गिरते ही नींद भरी आवाज़ में कहा, दर्द की भी अपनी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर फिदा है। सुबह के 6 बजे सेंट पीटर्सबर्ग पुलकोवो एयरपोर्ट। माहिर और अथर्व एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उनके साथ तेजा और एंटोनियो, वे दोनों भी पहले से वहां पर मौजूद थे। रात में ही उन्होंने प्राइवेट जेट बुक करवा दिया था। चारों के जेट में बैठते ही जेट आसमान में उड़ान भरना चालू कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के पुलकोवो एयरपोर्ट से इटली के शहर रोम में आने के लिए ट्रैवलिंग ड्यूरेशन नॉन स्टॉप उड़ान भरने से इन शहरों का डिस्टेंस आमतौर पर 3 घंटा 55 मिनट के आसपास लग गया। इटली रोम सिटी लेमन ग्रोव विला। चारों सही सलामत विला पहुंच गए। एंटोनियो अपने घर चला गया। माहिर अथर्व दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अथर्व फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में ही सोफे पर बैठा, मोबाइल अपने हाथ में लिया। लगभग 1 साल के बाद वह आज इतना खुश था, क्योंकि इन 1 सालों में उसने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए हर रोज़ प्लान बनाता रहता। आखिरकार आज वह सक्सेसफुल भी हो गया और अपने दादू के मौत का सही मायने में बदला ले लिया है। क्योंकि देशमुख और उसकी बेटी काया हर रोज़ वह दर्द की मौत मरेंगे और मैं उन्हें इन्हीं हालत में देखना चाहता हूँ, उनके हालत पर हंसना चाहता हूँ। यही सब सोच के उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया। उसने सोचा अपने मॉम को कॉल करके बात करे और उसने व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना चाहा। जैसे वह व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक से रॉन्ग नंबर सेव किया दिख गया और अचानक रॉन्ग नंबर प्रोफाइल भी चेंज था, जिसे देख अथर्व ने तुरंत प्रोफाइल ओपन किया। यह फ़ोटो आज शगुन ने अपना लगाई थी, पर उसने अपने फेस पर मास्क लगाया था, जिस वजह से सिर्फ उसकी खूबसूरत 2 आँखें दिखाई दे रही थी। अथर्व न चाहते हुए भी उसकी तस्वीर को जूम करके देखने लगा। उसकी काली गहरी खूबसूरत आंखें, जैसे अथर्व उसमें डूबता जा रहा था। न चाहते हुए भी उसकी नज़रें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी उंगलियां उसके तस्वीर को जूम करके एकदम गौर से देखने लगा। यूं ही 10-15 मिनट तक उसकी तस्वीर को देखता रहा। उसका दिल कर रहा था कि वह उसे कॉल करे, पर कुछ सोचकर वह रुक गया। क्या पता वह उसे गलत समझ ले तो। यही सोचकर अथर्व ने उसे कॉल नहीं किया। उसके बाद अथर्व अपनी माँ से वीडियो कॉल करके बातें किया। बातें करने के बाद अथर्व रेडी हुआ, पर उसका ध्यान बार बार उसी तस्वीर पर ही जा रहा था। उसे बिना मास्क का शगुन को देखना था, क्योंकि वह 2 आंखें बार बार उसके नज़रों के सामने आ रही थी। वह मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था, पर उसे मिरर में भी वही 2 आंखें दिखाई दे रही थी। वह जितना अपने आप को ना सोचने के बारे में सोच रहा था, पर रह रह के उसे बार बार उसे बिना मास्क के देखने की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। अथर्व रेडी होने के बाद नीचे लिविंग एरिया में आया, जहां माहिर कुछ देर पहले ही आकर बैठा था, और अथर्व को देखकर उसने कहा, आ गए तुम? चलो साथ में लंच कर लेते हैं। दोनों ने साथ में बैठकर लंच किया। लंच करने के बाद माही ने अथर्व से कहा, आंटी ने तुम्हारे लिए लड़की देखा है। वह चाहती हैं कि इस बार तुम इंडिया आओ तो शादी की बात पक्की करवा दे। उन्होंने अपने रिश्तेदारी में ही किसी लड़की को देख रखा है और वह चाहती हैं कोई मासूम शरीफ सी लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो। माहिर के मुंह से यह बातें सुन अथर्व खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा और बेमन से बोला,
तो तुम यह मॉम का पैगाम लेकर आए हो, बट मैं इतना जल्दी इंडिया आने वाला नहीं हूँ। और रही बात शादी की तो वह भूल ही जाओ। जिस पर माहिर ने शांत आवाज़ में कहा, तो क्या तुमने कोई लड़की देख रखी है? अगर ऐसा है कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अथर्व तिरछी नज़र से माहिर को देखा और गुर्राते हुए बोला, तुम्हें क्या रह रह के शादी करवाने का झटका लगता है क्या? मैंने कह दिया ना एक बार कि मेरी शादी करवाने का ख्वाब सब लोग छोड़ दो। फिलहाल तो मैं इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। अथर्व बोल ही रहा था कि माहिर उसकी बीच में बात काटते हुए बोला, तो तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? कभी ना कभी तुम्हें अपने अतीत को भूलना ही होगा और अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करनी ही होगी। ऐसे तो सभी को लगता रहेगा कि तुम काया को भुला नहीं पा रहे हो और यही सही समय कि तुम उसे भूल जाओ। माहिर का इतना कहना कि अथर्व भड़कते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज़ में बोला, ये बकवास बातें करना ना बंद कर दो। मैं काया नाम की कोई भी लड़की को नहीं जानता हूँ। मेरे लिए वह 1 साल पहले ही मर चुकी है और जो आज मेरे सामने खड़ी है वह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दुश्मन है और यह बात तुम अच्छे से जानते हो। इतना बोल अथर्व कड़वी स्माइल करते हुए आगे कहा, दुश्मनी से मेरा कोई वास्ता नहीं, पर मेरे से करोगे तो बचने का कोई रास्ता नहीं। माहिर भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और अथर्व के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहा, सॉरी अथर्व, पर मेरा कहने का यह इंटेंशन नहीं था। तुम मुझे गलत मत समझना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, मैं आंटी से कह दूँगा कि तुम्हें और वक्त देना चाहिए। देखते देखते ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक दिन अथर्व देर रात में विला आया और आते ही सबसे पहले शॉवर लिया, हाथ में मोबाइल ले बालकनी में टहलते हुए स्मोक करने लगा। साथ ही साथ में वह ड्रिंक भी कर रहा था। उसके बाद कमरे में आके अपने लैपटॉप में किसी प्रोजेक्ट का सैंपल चेक करने लगा। वह बिजनेस की दुनिया में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था। इटली का पूरा बिजनेस वही देख रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहा था, जिसे देख आनंद जी को भी तसल्ली हो गया कि उनका बेटा अपने अतीत से बाहर आ चुका है और अपने काम में मग्न होकर काम कर रहा है। पर उन्हें कहीं न कहीं एक बात सताए जा रहा था कि उसकी शादी को लेकर वह अपने बेटे को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वह पहले ही इतनी तकलीफ़ों से जूझ रहा है। पर देखते देखते इन 1 सालों में वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदलाव आ चुका है। अथर्व अपने कमरे में बैठे लैपटॉप पर काम कर ही रहा था कि उसे अचानक से वह 2 आंखें याद आने लगी और वह अपना मोबाइल ले वापस व्हाट्सएप चालू करके वह प्रोफाइल चेक करने लगा। शगुन ने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर अभी भी वही पिक्चर लगा रखी थी, जिसे अथर्व देखता ही रह गया। वह जब भी उस तस्वीर को देखता वह उसमें ही खोता चला जाता। अथर्व को उसे देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वह उसे विदाउट मास्क देखना चाह रहा था, पर कैसे? अगर वह इंडिया में रहता तो शायद किसी न किसी तरह से उसे देख लेता, पर वह इस वक्त तो इटली में है। वह चाहकर भी उसे नहीं देख सकता, पर उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी उसे देखने के लिए और खुद के मन में कहता, न जाने तुझमें ऐसी क्या बात है जो मैं तेरी ओर खींचता चला जा रहा हूँ। अथर्व ने सोचा उसे एक बार कॉल लगाया जाए, पर उसे ध्यान आया कि रात में इस वक्त कॉल करना ठीक नहीं रहेगा। पर उसे सुबह में एक बार ज़रूर कॉल ट्राई करूं, पर ग्राहक बनकर कॉल करूंगा। ये सोचकर अथर्व ने उसकी तस्वीर को देखते देखते सो गया। दूसरे दिन शाम 4 बजे अथर्व अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे काम कर रहा था और वह अपने काम में इतना बिजी था कि उसे कुछ ध्यान नहीं रहा। और वह जब भी बिजी रहता है तो आसपास क्या हो रहा उसे कुछ लेना देना नहीं रहता कि तभी उसे 2 खूबसूरत आंखें याद आया और वह झट से अपना मोबाइल हाथ में लिया, व्हाट्सएप कॉल डायल कर लगा दिया। इस वक्त कॉल किसी और ने नहीं बल्कि श्याम जी ने कॉल रिसीव किया और वह जैसे हेलो बोले। इधर आदमी की आवाज़ सुन अथर्व सुन हो गया। उसे बोला नहीं जा रहा था कि तभी उसने कुछ सोचकर पलटी मारते हुए कहा, अंकल मुझे वह पैसे देना था, मैंने उधारी लेकर आया हूँ। कॉल के दूसरी ओर से श्याम जी ने कहा, कितना उधारी है?
तुम्हारा नाम बताओ, रजिस्टर में चेक करता हूँ। श्याम जी की इतनी बातें सुन अथर्व क्या बोले, उसे तो आइडिया ही नहीं क्या नाम बताए और कितना अमाउंट बताए। उसे पहले का याद आया कि जब शगुन ने उसे कॉल किया था तो 825 रुपये के लिए, तो इस बार उसने 500 ही बताया जाए ताकि सामने वाले को डाउट ना हो। और उनकी आवाज़ से अथर्व समझ गया कि ये उसके डैडी ही होंगे। अथर्व ने झूठ बोलते हुए अपना नाम भी झूठा बताया। उसने कहा, मेरा नाम किशन है और मेरा 500 पेंडिंग है जो मुझे देना है, तो क्या मैं गूगल पे कर दूं? श्याम जी ने अथर्व की बातें सुनते तुरंत रजिस्टर में चेक किया, पर किशन नाम का कोई भी नाम नहीं था और ना ही 500 बकाया। श्याम जी अपनी नज़रें रजिस्टर में गड़ाए ही बोले, रजिस्टर में तो कोई भी किशन नाम का नाम नहीं है और ना ही 500 बकाया है। तुम किसके हाथ से उधारी लेकर गए थे, मेरे या मेरी बेटी के? क्योंकि मुझसे तो ऐसी गलती नहीं हो सकता। अथर्व को झूठ बोलना तो बुरा लग रहा था, फिर भी उसने कहा, आपकी बेटी के हाथ से उधारी लिया हूँ। अथर्व की बातें सुन श्याम जी शगुन पर भड़कते हुए बोले, ये मेरी शगुन बेटी का काम ही ऐसा है। कितनी दफ़ा बोला हूँ उधारी देने का काम बंद कर दे, पर नहीं। ये मोबाइल से कैसे लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। टाइम हो गया है मेरी बेटी का कॉलेज से आने का, वह आती ही होगी। वह जैसे आती है मैं उसका खबर लेता हूँ। श्याम जी की बातें सुन अथर्व को इतना तो पता चल गया कि उनकी बेटी का नाम शगुन है। श्याम जी गुस्से में बोल ही रहे हैं, वह बातें सुन उसे अंदर से बुरा लगने लगा, कहीं यह छोटी सी बात बड़ी ना हो जाए। श्याम जी ने अपनी बातें बोलना जारी ही रखा। वे आगे बोले, देखो आज के ज़माने में भी लोग ईमानदार हैं, आप जैसे मैंने ईमानदार इंसान तो कहीं नहीं देखा। 10-20 रुपए की बात होती तो इंसान भूल जाता, पर मेरी बेटी इतनी बड़ी गलती करने लगी है। इतना बोल श्याम जी ने कॉल काट दिया। उनके कॉल काटते ही इधर अथर्व परेशान होने लगा, क्योंकि जानबूझकर उसने मुसीबत बढ़ाया है और उसके पापा के बातों से ही समझ गया कि वह किस तरह से भड़के हुए हैं। दोपहर के 12:15 पर शगुन कॉलेज से घर आ गई थी। घर आते ही उसने सबसे पहले फ्रेश हुई, उसके बाद खाना खाई। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखी, उसके बाद शॉप पर जाने के लिए रेडी होने लगी। इंडिया और इटली का टाइम डिफरेंस 4-5 घंटे का है। क्योंकि वह जब शॉप पर जाती है तो उसके बाबा घर आते हैं आराम करने के लिए, और शाम को जब उसके बाबा शॉप पर जाते हैं तो वह घर आती है। ये रोज़ का ही रूटीन है। जब शगुन शॉप पर आई तो उसके बाबा उसे देख उन्हें उधारी वाली बात याद आया और वह शगुन पर गुस्सा जाहिर करते हुए बोले, शगुन तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये उधारी का काम बंद कर दो, ऊपर से ये मोबाइल के जरिए पैसे भेजना, ये तो मुझे और भी पसंद नहीं। इन्हीं सब के बीच में तुमने कर दिया ना गलती, वह भी 10-20 रुपए की नहीं, 500 रुपए की। शगुन ने शॉप के अंदर अभी तक कदम भी नहीं रखी थी कि उसके बाबा उस पर बरसने लगे और वह उनकी बातें सुनते हुए बोली, बाबा क्या कह रहे हो आप? 500 रुपये की और मैंने गलती कर दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाबा शॉप से बाहर निकलते हुए बोले, गलती हो नहीं सकती, तुमने गलती किया है। वह तो अच्छा हुआ कि बेचारा ग्राहक ईमानदार था, उसने कॉल करके बताया कि वह 500 रुपये का उधारी लेकर गया है और उसे पैसे देना है। बताओ आजकल के ज़माने में है कोई ईमानदार? शगुन अपने बाबा को शांत करते हुए बोली, बाबा प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं चेक करती हूँ, मुझे पता है मैं इतनी बड़ी रकम की गलती नहीं कर सकती हूँ, मुझसे 10-20 रुपये का भी नहीं होता, ये तो 500 का है। जिसे सुन श्याम जी ने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब कि वह ग्राहक झूठ बोल रहा है, वह बेवजह में 500 हमें देगा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, है ना? अपने बाबा के मुंह से यह सुन कि ग्राहक ने कॉल करके बताया, वह अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए सोचते बोली, ऐसा कौन ग्राहक था जिसे मैंने उधारी दे दी और मुझे नहीं पता? शगुन इतना बोलकर रजिस्टर में देखने लगी तो उसके बाबा बोले, रजिस्टर में तुमने लिखा ही नहीं है, मैंने चेक किया। मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी कॉलेज से आने के बाद वह तुम्हें कॉल करेगी, अब उसे कॉल करके मोबाइल पर बोल दो पैसे ट्रांसफ़र कर दे।
शगुन शांत आवाज में बोली, बाबा आप घर जाओ, खाना खाकर आराम करो, मैं देखती हूँ आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। श्याम जी दुकान से बाहर जाने के लिए मुड़े कि वापस रुककर बोले, वह ग्राहक बातों से तो बहुत अच्छे घर का लग रहा था और उसके बातों से वह बंगाली भी नहीं लग रहा था। श्याम जी इतना बोलकर वह दुकान से चले गए। उनके जाते ही शगुन सोचने लगी, उसको बंगाली नहीं आता, मतलब वो बाहर के ग्राहक को मैं थोड़ी ना उधारी दे सकती हूँ। आखिर कौन था जिसने कॉल किया? उसके बाबा ने वह नंबर बताकर वहां से घर चले गए। शगुन ने मोबाइल हाथ में लेके नंबर देखने लगी, पर उसे कुछ याद नहीं आया, क्योंकि उसे 1 साल पहले जब पता चला कि ये रॉन्ग नंबर से गलती से लगा है तो उसने अपने मोबाइल से नंबर डिलीट कर दी थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।